ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बीकॉम फर्स्ट ईयर पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 1 का अकाउंटेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे आसान चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है। बीकॉम बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। शुरुआत से शुरू करूँगा। अगर आप लोग 11th थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, शायद लॉकडाउन का सिचुएशन था, ठीक से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुई थी, तो बेसिक अगर आप लोग का थोड़ा सा वीक है तो फिर से आप लोग को बेस बनाने का मौका मिला है, क्योंकि जो हमने 11th और 12th में पढ़ा है वही आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। एक दो चैप्टर भर एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये होगा कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम से आप लोग आ रहे हो। कई बच्चे अब अभी तक जो अकाउंट्स बनाते आए थे, आप लोग हिंदी में अकाउंट्स बनाते आए थे, बट कॉलेज में आने के बाद अब जो अकाउंट्स बनाओगे वो किस में बनाओगे? इंग्लिश में। बाकी आप हिंदी में लिख सकते हो, थ्योरी वगैरह जो आपको हिंदी में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे आप, लेकिन जो अकाउंट्स बनाएंगे वो किस में बनाएंगे? इंग्लिश में। तो अब हमारे पास पहला टारगेट ये होगा, कम से कम आने वाला जो क्लास अपन अटेंड करेंगे 4 से 5 दिन, वो हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे और धीरे धीरे आप अपने आप को हिंदी से किस में कन्वर्ट होते जाना? इंग्लिश में कन्वर्ट होते जाना। कुछ बच्चे ऐसे भी आए होंगे इस बार बीकॉम फर्स्ट ईयर में जिनका बैकग्राउंड कुछ और था, मैथ से आए होंगे या बायो से आए होंगे, या बायो मैथ से आने के बाद आप कॉमर्स ले लिए होंगे, तो बिल्कुल आप कॉमर्स के बारे में जानते नहीं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है फिर से क्या करने का, सीखने का। ठीक, तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा अकाउंटेंसी के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंटेंसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? लेखा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लेखा शास्त्र। तो अभी सबसे पहले तो अकाउंटेंसी को जानने से पहले ना उसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स जान लो कि टेक्निकल वर्ड्स होते क्या क्या है। जैसे सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं लेन देन। ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है? लेन देन। देखिए, बिजनेस, कोई भी बिजनेस करोगे वहाँ ट्रांजैक्शन की बात आती है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास पेन है, मैंने आपको पेन दिया और आपसे बदले में क्या कर लिया? 20 रुपये पैसा ले लिया। क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और हर ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट पड़ता है? 2 इफेक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों अगला टेक्निकल वर्ड होता है बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यापार, या फिर इसको अपन कहते हैं ट्रेड। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? ट्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी काम जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से आप करते हो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। आया बात समझ में? ठीक इसी प्रकार नंबर 3 टॉपिक होता है एंड दैट इज योर परचेस। परचेस एक टेक्निकल वर्ड हो सकता है। परचेस का मतलब क्या होता है? खरीदना। कोई भी चीज क्या करना? क्रय करना, खरीदना। चाहे आप माल खरीदो चाहे कुछ भी खरीदो, खरीदना होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला होता है सेल्स। क्या होता है? सेल्स, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं क्या? विक्रय। यानी कि बिजनेस के फील्ड में आप माल बेचोगे, गुड्स को सेल करोगे, ये सब क्या हो गया? एसेट सेल करोगे, संपत्ति बेचोगे, ये सब क्या है? तुम्हारे लिए सेल्स है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक इसी प्रकार अगला टेक्निकल वर्ड होता है परचेस रिटर्न। क्या होता है? परचेस रिटर्न, ठीक है। परचेस रिटर्न, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। एक और वर्ड होता है क्या? रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। या हिंदी में इसको कहते हैं क्रय वापसी। क्रय वापसी कहा जाता है, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं? बाह्य वापसी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बाह्य वापसी। तो समझो परचेस रिटर्न का मतलब क्या होता है। देखिए, अच्छा, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो ना तो अपने आप को फील करके चलो। जैसे मैं बोला ना परचेस, तो अपने आप को फील करा करो मैं परचेस कर रहा हूँ। मैं बोला परचेस रिटर्न, तो आप अपने आप को फील करा करो कि मैं परचेस रिटर्न क्या कर रहा हूँ? कर रहा हूँ। आया बात समझ में कि नहीं आया? कि नहीं आया? आ गया बात समझ में? तो देखो, परचेस रिटर्न और क्या? रिटर्न आउटवर्ड, क्रय वापसी, या क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? बाह्य वापसी बोलेंगे, ठीक है। तो अपने आप को सोचना कि आप परचेस रिटर्न कर रहे हो। तो जैसे मान लीजिए ये आप हो, ठीक है। ये कौन है? आप हो। चलो ये आप हो, ये आप नहीं हो, आप ये हो, ठीक है। आप ये हो, ठीक। मान लीजिए आपने एक पर्सन को क्या किया? एक पर्सन से आपने माल खरीदा, परचेस किया। परचेस किया, माल किसके पास है? हमारे पास है, ठीक। हमको माल पसंद नहीं आया, ठीक नहीं लगा, हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। कैसा रिटर्न है ये? परचेस रिटर्न। मतलब खरीदा हुआ माल आप क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, ठीक। अब इसका और एक वर्ड है क्या? रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब क्या होता है? बाहर, बाहर जाना। देखो, माल बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बाहर किस केस में जाता है? जब अपन माल रिटर्न करते हैं ना, तो खरीदा हुआ माल जब आप रिटर्न करोगे तो बाहर जाएगा। यही कारण इसको क्या बोला जाता है? रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। लोग एम.कॉम करके निकल जाते हैं, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं आउटवर्ड इनवर्ड में। आपको कंफ्यूजन तो नहीं ना? रिटर्न आउटवर्ड बोलेगा, समझ जाना कि अपन वापस कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार बच्चों क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है। क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का और एक वर्ड नाम होता है, दैट इज योर रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। क्या कहा जा सकता है? रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। रिटर्न इनवर्ड, जिसको अपन कहते हैं विक्रय वापसी। विक्रय वापसी कहा जाता है, या फिर इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं आंतरिक वापसी। क्या कहेंगे? आंतरिक
वापसी। ठीक है, अभी ना आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बस जानते जाना कि इसको क्या कहते हैं, और फोकस किस पे होगा, इंग्लिश पे, और इंग्लिश को सिर्फ फील करना है आप लोगों को, कोई ट्रांसलेट नहीं करना। हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर रहे। सेल्स रिटर्न तो आप लोग समझ नहीं गए होंगे, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो अब रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए ये आप हो, ठीक है, आपने इस पर्सन को माल बेचा, आपने इस पर्सन को क्या किया, माल सेल किया। माल कौन रखा है, वो पर्सन रखा है, उसको पसंद नहीं आया माल, हमको क्या कर दिया, वापस कर दिया। कैसा रिटर्न है ये, सेल्स रिटर्न। और देखो यहाँ माल आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, यही कारण है इनवर्ड, माल अंदर आ रहा है ना, रिटर्न इनवर्ड। जब भी रिटर्न इनवर्ड बोलेगा तो कैसा माल रिटर्न इन होगा, बेचा हुआ माल ही तो इन होगा, खरीदा हुआ माल तो इन नहीं हो सकता। खरीदा हुआ माल हमेशा रिटर्न के रूप में आउट होता है, बेचा हुआ माल होता है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों और भी कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा क्या हो जाना, डूब जाना, हिंदी में इसको कहते हैं डूबत ऋण। पैसा क्या हो जाना, डूब जाना। मान लीजिए आपने किसी पर्सन को माल बेचा, 10,000 रुपए का माल बेचा, बोले 2 महीने बाद पैसा लौटा देना, 2 महीने बाद पैसा लेने गए, पैसा हमको नहीं लौटाया, पैसा क्या हो गया, डूब गया, बैड डेब्ट्स। समझ में आ गया, ओके। इसी प्रकार और एक वर्ड होता है जैसे कि डिस्काउंट। डिस्काउंट को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, डिस्काउंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं बट्टा या छूट बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे अपन बाद में, ठीक है। इसी प्रकार और एक वर्ड होता है जैसे कि एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्तियां। आपके बिजनेस में बहुत सारी संपत्तियां होती है, इसको भी अलग से भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। वैसे ही नंबर 10 होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। आपके बिजनेस में बहुत सारे दायित्व होते हैं ना, कर्ज वर्ज लेते हो, लोन लेते हो, क्या है तुम्हारे लिए, दायित्व, यानी कि लाइबिलिटीज है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, वो मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। बाकी धीरे धीरे जो बातें आएंगी उसके ऊपर हम डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल यहाँ तक कुछ पूछना है नहीं, नोट करिएगा। चलिए अब आपको बताता हूँ अकाउंटेंसी में अब हम बात करेंगे एसेट्स की बात करेंगे। एसेट्स का मतलब होता है संपत्तियां। देखो जब आप बिजनेस के फील्ड में रहते हो ना, तो बहुत सारे बिजनेस में आपके पास संपत्तियां होती, बहुत सारे एसेट्स होते हैं। ऐसे कोई भी एसेट्स कैसे पहचानोगे, एसेट्स है ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको लगे कि इस ट्रांजैक्शन से मेरा सामने वाले के ऊपर पोजीशन बन रहा है, आपका राइट्स बन रहा है सामने वाले के ऊपर, तो आपके लिए क्या कहलाएगा, वो एसेट्स कहलाएगा, ठीक है। अब बिजनेस के फील्ड में एसेट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्या कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स। हिंदी में इसको कहा जाता है स्थायी संपत्तियां, स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्तियां, या फिर कहा जाता है गैर चालू संपत्तियां, गैर चालू संपत्तियां। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो ये होता है। दूसरा होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स का मतलब होता है चालू संपत्तियां। बताते हैं करंट एसेट्स का मीनिंग आपको। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं कौन सा, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, नाम से पता चलता है, ऐसा एसेट्स जिसका वैल्यू साल भर एक जैसा होता है, कोई चेंजेस नहीं आता, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। जो भी चेंजेस आएगा साल के एंड में आएगा। या फिर बोला जा सकता है ऐसा एसेट जिसको आपको कैश में कन्वर्ट करने में, रोकड़ में बदलने में, कैश में कन्वर्ट करने में आपको काफ़ी लंबा समय लगता है। कम से कम इसको कैश में कन्वर्ट करने में आपको साल भर का समय लग जाता है, या 2 साल का समय लग जाए, इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करना है। कैश में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बेचकर। बेचने में आपको बहुत कम समय लगता है, बहुत शॉर्ट पीरियड लगता है, बहुत छोटा समय लगता है, कम समय में आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या, करंट एसेट, ठीक है। फिलहाल अपन बात करते हैं नॉन करंट की। तो नॉन करंट 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं मूर्त संपत्ति। क्या कहते हैं, मूर्त संपत्ति बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अमूर्त संपत्तियां। क्या कहते हैं, अमूर्त संपत्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए समझिए। तो देखो टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जो फिजिकल आपके बिजनेस में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बिजनेस प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब समझते हो, परिसर, कैंपस होता है ना, तुम्हारे कॉलेज का कैंपस होगा, वैसी कैंपस होता है ना बहुत बड़ा, स्कूल का, कॉलेज का, वैसी कैंपस, ठीक है। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग,
जिसको हम लोग कहते हैं भूमि व भवन, हिंदी में कहा करते हैं इसको भूमि व भवन, ठीक है। उसी प्रकार होता है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग समझ में आ गया होगा। प्लांट एंड मशीनरी मतलब यंत्र व संयंत्र, संयंत्र व यंत्र, संयंत्र व यंत्र। प्लांट मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना उसको अपन बोलते हैं प्लांट, और उसके अंदर जो मशीनें लगी होती है उसको बोलते हैं मशीनें, ठीक है, मशीनरीज। ये भी आपके बिजनेस का एसेट्स होता है, टेंजिबल एसेट्स है, देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद होता है फर्नीचर्स, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। अब हिंदी में इसको फर्नीचर को तो फर्नीचर ही कहा जाता है, ये ज़्यादा हुआ तो उपस्कर कहते हैं, उसको क्या बोलूँ, ठीक है। इसी तरीके से होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है दीर्घकालीन विनियोग। क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन विनियोग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक तरह से वो पैसा जो आप बचा के रखते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कमाते हो, मान लीजिए आप साल भर में कमाते हो 25 लाख रुपए, ठीक है, 25 लाख आपने साल भर में कमाया और उसमें से आप लोगों ने खर्च कर दिया, मान लीजिए, भाई कमाओगे तो खर्च तो करोगे, इंसान के खर्च तो होंगे ही होंगे, तो तकरीबन मान लीजिए आपने इसमें से 15 लाख खर्च कर दिया, तो बोलो बचाए कितना? 10 लाख। अब 10 लाख क्या करोगे? पड़े पड़े फालतू सड़ेगा 10 लाख रुपए। क्या करोगे इस 10 लाख रुपए का? बैंक में जमा कर दोगे, ताकि बैठे बिठाए हमको क्या मिले, उस पर इंटरेस्ट मिले, पैसा हमारा बढ़ते रहेगा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हाथ पाँव नहीं चलाना, बस ले जाके जमा कर देना, पैसा क्या होता रहेगा? बढ़ते रहेगा। उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं। कई बार हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, या कई बार कंपनी के डिबेंचर खरीद लेते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, वहाँ से भी इंटरेस्ट हमको बैठे बिठाए मिलते रहता है। केबीसी में आप गए, बढ़िया गए, सभी सवालों के जवाब दिए, 7 करोड़ रुपये जीत के आ गए, ठीक है, 7 करोड़ रुपये जीत के आ गए, 7 करोड़ आपके अकाउंट में। कुछ नहीं करना है, 7 करोड़ अपने अकाउंट में डाल दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, ठीक। जनरली आज के डेट में फिक्स डिपॉजिट का कम से कम गिरी से गिरी हाथ में 5% रेट है। 7 करोड़ का 5% कितना मिलेगा साल भर का आपको? 5% तकरीबन 35 लाख। कितना मिलेगा? 35 लाख। साल भर का 35 लाख मिलेगा। महीना तकरीबन 3 लाख से ऊपर, 3 लाख के आसपास बैठे बैठे खा रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी को बोलते ज़्यादा पढ़ लिख लो, बढ़िया केबीसी में जीत के आ जाना, बैठे रहना फिर जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं। वो अलग बात है, बैंक वाला सीधा भगाएगा, बोलेगा इतना पैसा हम फिक्स डिपॉजिट नहीं लेंगे, बोलेगा, क्योंकि बैंक वाला कहाँ से देगा आपको हर महीने 3 लाख रुपए, उसका भी प्रॉब्लम है ना, वो नहीं देने वाला। आजकल ले लेते बैंक लोग पैसा, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसी तरीके से व्हीकल्स होते हैं। व्हीकल्स का मतलब क्या होता है? गाड़ियाँ। बहुत सारी गाड़ियाँ होती है ना आपके बिजनेस में, ट्रेन होता है, बस होता है, वैन होता है, साइकिल होता है, बाइक होता है, सब क्या है आपके बिजनेस की? गाड़ियाँ। बिजनेस में ट्रेन नहीं होता क्या? होता है ना, बड़े बड़े जो माइनिंग साइट्स होते हैं वहाँ होता है ना बहुत सारा। इसके अलावा अदर फिक्स्ड एसेट्स, अदर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अदर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और भी कोई अदर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होंगे तो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ टेंजिबल, ठीक। अब बात आती है किसकी? अच्छा, एक वर्ड हमारा सामने आया यहाँ पे, क्या? लॉन्ग टर्म। कौन सा वर्ड आया? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लंबा समय। तो लंबा समय कितना सर? कितना लंबा समय? तो यहाँ पे लंबा, जब भी अकाउंटेंसी में लॉन्ग टर्म की बात आएगी तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 ईयर। क्या होता है लॉन्ग टर्म का मतलब? 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा। आया बात समझ में कि नहीं आया? 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, समझ में आ गया है ना लॉन्ग टर्म का मतलब। चलो फिर वापस आ जाते हैं टेंजिबल में हम लोग। तो हम लोग आ जाते हैं टेंजिबल में। तो देखिए बच्चों, टेंजिबल में कौन? इनटेंजिबल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनटेंजिबल। ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, बट ना तो इसको आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना महसूस कर सकते हो। अमूर्त संपत्तियाँ, ठीक। जैसे कि क्या क्या होता है? जैसे कि गुडविल। क्या होता है? गुडविल यानी कि ख्याति। आपके बिजनेस की गुडविल होती है ना एक, वो एक तुम्हारी एसेट्स होती है। इसी तरीके से होता है पेटेंट्स। पेटेंट्स हिंदी में इसको कहते हैं अपन लोग एकस्व कहा करते थे, बोल सकते हैं एकस्व, एटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? आपने किसी चीज़ का आविष्कार कर दिया, ठीक है, आपने कोई चीज़ का आविष्कार कर दिया, वो पेटेंट मतलब आपका आविष्कार कर दिया। जैसे आपने पानी से चलने वाला कोई गाड़ी बना दिया, ठीक है, आविष्कार हो गया, आपने नया आविष्कार किया। अब लोग क्या बोलेंगे? आपके पास आएंगे, बोलेंगे हमको पानी से बनाने वाला गाड़ी दो, बना के दो, बना के दो, बना के दो। आप बोलोगे सर मेरे को बनाना जरूर आता है, बट मेरे पास वर्कर नहीं है। मटेरियल भी तो होना चाहिए, फैक्ट्री भी तो होनी चाहिए, मतलब बनाना आता है बट वो सब चीज़ें आपके पास नहीं है। तो क्या करोगे आप? आपके पास हीरो कंपनी आएगा जो गाड़ियाँ बनाती है, होंडा कंपनी आएगा, टाटा कंपनी आएगी, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, बोलेगी वो फार्मूला हमको क्या कर दो,
बेच दो हमको। आप बोलो चलो ठीक है दिए। अब जो कंपनी सबसे ज़्यादा देगी, कोई कंपनी बोली चलो हम 200 करोड़ देंगे, यामा कंपनी बोली हम 300 देंगे, बजाज कंपनी बोली चलो मैं 600 करोड़ देता हूँ, तो आप क्या करें 600 करोड़ में वो फार्मूला बजाज कंपनी को बेच दिए। अब ये फार्मूला किसके पास है? बजाज के पास है। तो बजाज अपने एसेट्स में दिखाएगा ना वो फार्मूला 600 करोड़ में खरीदा है, तो उसके लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। क्या हो गया? एसेट्स। वैसे ही होता है कॉपीराइट्स। क्या होता है? कॉपीराइट्स को हिंदी में कॉपीराइट्स ही कहते हैं या अधिकार पत्र भी बोलते हैं। अब उतना हिंदी मत जाइए, कॉपीराइट तो कॉपीराइट है। कॉपीराइट्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को कर, मतलब कोई भी बिजनेस को अकेले आपको करने का मोनोपोली एक तरह का होता है। कई बार गवर्नमेंट इशू करती है, कई बार गवर्नमेंट कुछ कुछ बिजनेस ऐसे करती है जो आप उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सडनली गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इस एरिया में चाय उगाने का जो राइट्स है वो हम एक आदमी को देंगे, एक ही आदमी इस एरिया में चाय उगा सकता है। तो सब के सब जितने बिजनेसमैन है सब क्या करेंगे? चाय का राइट्स पाने के लिए क्या करेंगे? टी का राइट्स पाने के लिए गवर्नमेंट को पैसे देंगे। तो जो सबसे ज़्यादा देगा राइट्स उसका, तो एसेट्स में दिखाएगा वो कॉपीराइट्स में। ठीक है। इसी प्रकार होते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस आजकल हर बिजनेसमैन क्या कर रहा है? मोबाइल एप्लीकेशन अपना मेंटेन कर रहा है, मोबाइल ऐप कर रहा है। तो मोबाइल ऐप बनवाने में भी क्या लगता है? पैसा लगता है। डेवलपर लोग बनाते हैं, पैसा देते हैं। क्या हो गया तुम्हारा? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एक तरह से क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है। इस तरीके से होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी क्या है तुम लोगों का? इंटेंजिबल एसेट से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। समझ में आ गया इंटेंजिबल एसेट्स के कुछ उदाहरण? तो ये एसेट्स हो गया तुम्हारे पास। कोई दिक्कत? एसेट्स के बारे में समझ में आ गया अच्छे से। अब बात आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? वो एसेट्स जिसको अपन बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2-3 महीने के अंदर, या 2-3 महीना ही बहुत बोल दिया, 15-20 दिन के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे फटाक से। इसको कैश में कन्वर्ट करने में देख लो वक्त लगेगा। बोलेंगे लैंड को कैश में कन्वर्ट करो, कर लोगे 10-15 दिन में, 1-2 महीने में, 3 महीने में। कम से कम 6-7 महीना तो लगभग ही करेगा। ठीक है। इतना प्रोसेस होता है ये सब चीज़ों में। तो इसलिए शॉर्ट पीरियड में। तो कौन कौन से एसेट्स होते हैं? जैसे कैश इन हैंड। यहाँ पे क्या आता है? एसेट्स कैश इन हैंड। आपके हाथ में कैश पड़ा है तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। ठीक है। कैश इन हैंड को क्या बोलेंगे? हस्तस्थ रोकड़ बोलेंगे। हस्तस्थ रोकड़। और इसको क्या बोलेंगे? बैंक में रोकड़। ये भी आपका क्या है? आपके बिजनेस का एसेट्स है। ठीक है। बैंक में रोकड़। इसी प्रकार बच्चों अगला क्या होता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया। स्टॉक हो गया। क्या हो गया? स्टॉक, गुड्स या फिर इन्वेंट्री, यानी कि माल। इन्वेंट्री, माल स्कंद। याद आया? माल स्कंद किसको बोलते हैं? गुड्स। बिजनेस के फील्ड में जिस चीज़ का तुम बिजनेस करते हो वो तुम्हारे लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। जैसे कि अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो कपड़ा आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। आप इलेक्ट्रिक आइटम्स का गुड बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए इलेक्ट्रिक आइटम्स जो है ना सब आपके लिए क्या कहलाएंगी? गुड्स कहलाएंगी आपके लिए। आया बात समझ में? इसी प्रकार अगर आप एरोप्लेन का बिजनेस कर रहे हो तो एरोप्लेन आपके लिए बिजनेस गुड्स कहलाएगा। तो भाई अलग अलग सिस्टम है गुड्स का, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ठीक है। तो गुड्स। अब गुड्स भी ना 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। क्या होता है? कच्चा माल। देखो कई कंपनियां ऐसी होती जो माल को बनाकर बेचती। क्या करती है? बनाकर। जैसे कोई कंपनी है जो फर्नीचर बनाकर बेचती है, तो फर्नीचर बनाकर बेचती है तो फर्नीचर कैसे बनेगा? भगवान का सीधा बरसाता है क्या टेबल कुर्सी? लकड़ी कटवाते हैं ना, खाली लकड़ी। कितना हंस रहे हो? खाली लकड़ी। खाली क्या होता है? लकड़ी होता है। खाली लकड़ी रहता है। लकड़ी कच्चा माल है। क्या है? लकड़ी कच्चा माल। इसके बाद लकड़ी को कहाँ लेके जाते हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जाता है तो क्या बनता है? मतलब एक प्रकार से आधा अधूरा माल बनता है जिसको गुड्स बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको? हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्धनिर्मित माल या सेमी फिनिश गुड्स। इसको बोलेंगे सेमी फिनिश गुड। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बोलना। क्या बोलना? सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब होता है अर्धनिर्मित माल। अर्धनिर्मित मतलब आधा बना है आधा अभी नहीं बना है, अर्धनिर्मित माल। ठीक है। मतलब वो माल जो एक माल हो गया कच्चा माल जो पड़ा वो भी आपके लिए गुड्स है। एक माल जो अभी बना है आधा नहीं बना है। ठीक है, वो है। और एक होता है कंप्लीट गुड्स यानी कि फिनिश गुड्स। कौन सा गुड्स होता है? फिनिश गुड्स होता है। वो गुड्स जो बिल्कुल बनकर क्या है? रेडी है, बिकने के लिए बिल्कुल रेडी, जिसको अपन कहेंगे तैयार माल या फिर निर्मित माल भी कहा जाता है। तो ये गुड्स की कैटेगरी होती है। क्लियर आप सभी को? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? इसके बाद बच्चों इसी प्रकार अगला होता है डेटर्स। क्या होता है? डेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटर। चलो डेटर का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो
यहाँ पे डेटर का मतलब क्या होता है, सुन लो, डेटर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दो अच्छे से। डेटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं देनदार। क्या कहते हैं? देनदार कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये कौन है? आप हो। आपने इस पर्सन को उधार में माल सेल किया, क्रेडिट सेल्स किया। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब हिंदी में ना, इंग्लिश में हम लोग उधार को क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं, डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट अलग चीज होता है ना। ये क्रेडिट मतलब उधार। उधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन लोग? क्रेडिट कहते हैं। आपने इस बंदे को उधार में माल क्या किया? बेचा। क्या पैसा दिया? अच्छा मान लो नगद माल बेचते, कैश में माल बेच देते, माल लेता वो, बदले में पैसा देता, क्या उससे कोई लेना देना? कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। बात मानते हो? कोई लेना देना नहीं। वो कहीं भी जाए आपने क्या लेना देना। लेकिन हमने इसको उधार में माल बेचा, 10,000 का माल बेचा, माल लिया, लेके चलता बना। क्या पैसा दिया? बोला 2 महीने बाद पैसा देगा। क्या इससे रिलेशन बना? हाँ सर बना। इस ट्रांजैक्शन में हमारा उसके ऊपर पोजीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारा राइट्स बन रहा है, ठीक है। हमारा हम उस पर नज़र रखेंगे, ठीक। इस पर हमारा अधिकार बन रहा है। क्या कहलाएगा ये बंदा? हमसे हमारा रिलेशन बना कि नहीं बना? इसको अपन बोलेंगे डेटर्स। क्या बोलेंगे? डेटर्स। जब आप दुनिया में आए, पता चला ना ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है। स्कूल गए, पता चला जो बाजू बेंच पे बैठी हूँ मेरी सहेली है या सहला है, तो मतलब सॉरी दोस्त है। पता चला कि नहीं पता चला? तो धीरे धीरे क्या हुआ? पता चला, ठीक है। तो वैसे ही जब बिजनेस के फील्ड में आप आए, तो बिजनेस के फील्ड में जिस बंदे को हम उधार में माल सेल करते हैं, वो बंदा हमारे लिए क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है। समझ में आ गया? देनदार कहलाता है। कोई परेशानी आप लोगों को इसमें? नहीं है? क्या परेशानी है? हाँ बोलते हो? नो सर, ओके। तो ये डेटर्स होता है। समझ में आ गया? इसी प्रकार बच्चों ये भी क्या है? तुम्हारा करंट है। समझ गए? करंट एसेट्स है। इसी प्रकार होता है बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है प्राप्ति पत्र। क्या होता है? प्राप्ति पत्र। देखिए प्राप्ति पत्र का मीन्स मतलब क्या हुआ? देखो डेटर को आपने उधार माल बेचा, बोला 2 महीने बाद पैसा लौटा देगा। क्या गारंटी पैसा लौटाएगा? नहीं लौटाया तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाते, ठीक। तो हम क्या करते, कभी कभी इन डेटरों से पैसा क्या करते हैं, राइटिंग में अपन वो ले लेते, प्रॉमिस करवा लेते हैं। राइटिंग में क्या कर देता है? प्रॉमिस कर दिया। तो राइटिंग में इसने प्रॉमिस कर दिया कि पैसा हमारा लौटा देगा, रिटर्न में दे दिया। तो ये हमारे पास रिटर्न में लेटर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, नोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, प्रोमिसरी नोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो इसी नोट को अपन क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों? क्योंकि आप वादा क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। अच्छा एक वर्ड याद रखना, रिसीवेबल वर्ड बोल रहा हूं मैं, रिसीवेबल। रिसीव्ड मतलब क्या होता है? रिसीव्ड लिखा रहेगा मतलब क्या हो गया? प्राप्त हो गया, मिल गया। और रिसीवेबल मतलब क्या होता है? प्राप्त होना बाकी है, मिलना बाकी है। मिलना क्या है? रिसीव्ड होना बाकी है, अंतर वर्ड। तो देखो रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब ऐसा बिल्स रिसीवेबल जिसका पैसा मिलना भी आपको बाकी है, रिसीवेबल रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये होता है, ठीक है। यानी आप रिसीवेबल कर रहे हो, क्लियर है, आपको मिलना बाकी है भी पैसा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसी प्रकार बच्चों और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा प्रीपेड छोड़ो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसी प्रकार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब अल्पकालीन विनियोग, छोटा विनियोग होता है, दीर्घकालीन ना होकर अल्पकालीन। अल्पकालीन विनियोग, अल्पकालीन विनियोग। अल्पकालीन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? जब दीर्घकालीन का मतलब 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर होता है, तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो सकता है? हाँ, लेस देन 1 ईयर या 11 मंथ, या बोल सकते हैं 11 मंथ और लेस देन 11 मंथ। 1 महीना, 11 महीने और 11 महीने से कम, ये बोला जा सकता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? कम समय के इन्वेस्ट करोगे तो फिर करंट बन जाएगा वो, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों और होता है, जैसे कि होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से पूर्वदत्त व्यय। क्या होता है? पूर्वदत्त व्यय। पहले से दे दिए, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, स्पेशली बताएंगे इसके बारे में, अभी बात नहीं करेंगे। इसी तरीके से होता है एक्रूड इनकम। क्या होता है? एक्रूड इनकम, जिसको इंग्लिश में हम लोग हिंदी में कहते हैं अप्राप्त आय। अप्राप्त आय या फिर उपार्जित आय बोला जाता था, याद करो क्या बोलते थे? उपार्जित आय बोला करते थे। अप्राप्त आय या फिर उपार्जित आय, ठीक है। हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश है, क्योंकि हिंदी बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे कि जर्नल एंट्री को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? जनरली जर्नल एंट्री को हिंदी में जर्नल एंट्री बोलते हैं, पंजी प्रविष्टि बोलते हैं, जनरल प्रविष्टि बोलते हैं, रोजनामचा प्रविष्टि बोलते हैं, और नकल बही भी बोलते हैं। कितने सारे वर्ड हैं। इंग्लिश में कितना वर्ड है? एक, जर्नल एंट्री, बात खत्म। एक वर्ड, कोई 10 वर्ड नहीं है। बैड डेब्ट्स को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स को अशोध ऋण, डूबत ऋण, संदिग्ध ऋण, अप्राप्य ऋण, और भी शायद कोई छूट गया होगा तो हो गया होगा। ऐसे करके 4 नाम है।
इंग्लिश में कितने नाम है? सिर्फ 2 नाम है, बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स, 2 ही नाम है, ज़्यादा कुछ टेंशन ही नहीं, ज़्यादा टेंशन ही नहीं पालना। तो इंग्लिश ज़्यादा आसान है हिंदी की अपेक्षा। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया एसेट्स के बारे में? कुछ पूछना है यहाँ तक डिटेल? ओके, चलिए नोट करिए। चलिए अब बारी है लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? दायित्व होता है। ठीक है, क्या होता है? दायित्व। देखो आपके बिजनेस के फील्ड में जैसे कि मान लीजिए जब आप क्या करते हो, किसी प्रकार का आप अगर आपको मतलब एक प्रकार से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, कोई भी लेन देन जिसमें आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, आपके ऊपर बर्डन बन रहा है, बोझ बन रहा है, क्या बोलेंगे उसको? लाइबिलिटीज़। जैसे लाइबिलिटीज़ में क्या क्या होता है? जैसे लाइबिलिटीज़ 2 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी मतलब स्थायी दायित्व, ठीक है, और दूसरा होता है क्या? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब चालू दायित्व, ठीक है, लाइबिलिटीज़। ओके, चलिए पहले बात करते हैं फिक्स लाइबिलिटीज़। तो फिक्स लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से लाइबिलिटी होते हैं? जैसे कि होता है कैपिटल। कैपिटल आपके बिजनेस का क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, पूंजी, ठीक है। अभी पूंजी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जब इसके बारे में पढ़ेंगे जनरल एंट्री के टाइम पर, तब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है लोन। लोन का मतलब क्या होता है? ऋण। आप क्या करते हो? बिजनेस के करने के पर्पज से आप लोन लेते हो ना। अब वो लोन कई बार आप बैंक से भी लेते हो, तो उसको अगर बैंक से ले रहे हो तो क्या बोलेंगे? बैंक लोन बोलेंगे, यानी बैंक ऋण। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। एक और होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी लाइबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब हिंदी में इसको कहेंगे दीर्घकालीन उधार। क्या बोलेंगे? दीर्घकालीन उधार, लंबे समय का क्या लेंगे? उधार, दीर्घकालीन उधार मतलब लॉन्ग। देखो फिक्स लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? ऐसा लाइबिलिटी जिसका रीपेमेंट, जिसका वापसी, भाई लाइबिलिटी मतलब क्या? वापस तो करना है ना, जिसका रीपेमेंट आपको लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय बाद आपको वापस करना है, यानी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद। हाँ 100 साल बाद, भाई बड़ी बड़ी कंपनी 100 साल चलती है, तो उसका कैपिटल आपको कब करोगे? कैपिटल रिटर्न कब होगा? जब का बिजनेस बंद होगा। अब जैसे मैं आप कोचिंग चला रहा हूँ तो मेरे कोचिंग का कैपिटल लगा होगा ना, अब ये कैपिटल रिफंड कब होगा? जब बिजनेस क्या होगा? शट डाउन होगा। अभी शट डाउन कब होगा नहीं पता। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये होता है, समझ में आ गया? तो दीर्घकालीन उधार, क्या बोलेंगे? दीर्घकालीन उधार। ये सब कुछ लाइबिलिटी की कैटेगरी में आता है, फिक्स है। इसका रीपेमेंट आप लॉन्ग टर्म पीरियड में करते हैं। इसी प्रकार होता है बच्चों करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी ऐसे लाइबिलिटीज जिसका रीपेमेंट, जिसकी वापसी आपको बहुत कम समय के लिए देना है, मतलब आपको 5-6 महीने के अंदर देना है, उसको अपन क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। जैसे क्या होता है? क्रेडिटर्स। क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लेनदार। क्या कहते हैं? लेनदार। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है? चलो सुन लो। मान लीजिए क्रेडिटर्स का मतलब मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो बिजनेस के फील्ड में ये आप हो और ये आपका एक पर्सन है। आपने इस बंदे से उधार माल खरीदा। क्या खरीदा? उधार माल खरीदा। जैसे माल बेचते हैं ना, वैसे खरीद भी तो सकते हो। नगद माल खरीदते कोई लेना नहीं, लेकिन उधार माल खरीदा आपने। क्या पैसा दिया उसको? नहीं दिया। क्या रिलेशन बना? पैसा देना है ना आपको। क्या फील हो रहा है? लाइबिलिटी फील हो रहा है पहली बात तो। और ये बंदे को क्या बोलेंगे? जिस बंदे से अपन माल खरीदे उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? जिस बंदे से हम उधार माल खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स, लेनदार। नहीं आया समझ में? कोई पूछेगा डेटर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे जिसको अपन क्रेडिट सेल्स करते हैं ना, वो डेटर है, देनदार है। और क्रेडिटर्स पूछेगा तो क्या बोलोगे? जो बंदे से अपन क्रेडिट परचेस करते हैं वो बंदा क्या है? हमारा क्रेडिटर्स है, लेनदार है। समझ में आ गया? इसके बाद अगला वर्ड होता है बिल्स पेबल। क्या होता है? बिल्स पेबल होता है। बिल्स पेबल का मतलब होता है देय विपत्र। क्या होता है? देय विपत्र। देखिए आपने इस बंदे से उधार माल खरीदा, क्या पैसा दिया? नहीं। कितने बार महीने बाद पैसा देंगे? बोले 3 महीने बाद पैसा देंगे। क्या सबूत है भाई? सामने वाला क्या बोलेगा? तुम दोगे कि नहीं दोगे, भरोसा नहीं उसको आपके ऊपर, तो आपसे क्या करेगा? लिखवा के ले लेगा। इस बार आपने कागज के टुकड़े पर क्या किया? अपना हस्ताक्षर करके उसको क्या कर दिया? दे दिया। क्या हो रहा है इस बार? वचन आप दे रहे हो कि वो दे रहा है? हम वचन दे रहे हैं, इसलिए बिल्स पेबल। पेबल मीन्स पेड मतलब क्या होता है? पे कर दिया, कर दिए पे। और पेबल मतलब क्या होता है? पे करना बाकी है। नहीं आया समझ में? ठीक है, ऐसा होता है देय विपत्र। ठीक। इसके बाद होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? बैंक अधिविकर्ष। क्या होता है? बैंक अधिविकर्ष होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक अधिविकर्ष। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या होता है? जैसे आपके अकाउंट में 10,000 जमा है और आपको आवश्यकता है 15,000 की। कितना निकाल सकते हो अकाउंट से? ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही निकाल सकते हो। बट आपने 15,000 निकाला, बैंक वाला बोला, मैनेजर बोला निकालिए 15,000, बिंदास निकालिए। आपने निकाला 15,000, कितना एक्स्ट्रा निकाला? 5,000 एक्स्ट्रा निकाला। इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अब जब कल आप 50,000 जमा करोगे ना बैंक में ले जाके, तो बैंक वाला क्या करेगा? पहले 5,000 काटेगा जो एक्स्ट्रा दिया था, और तुम्हारा बैलेंस कितना शो करेगा? 45,000। आया बात समझ में कि नहीं आया?
अब आपको दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, आज जाऊँगा ATM और ट्राई करके देखूँगा, है ना। तो बेटा ऐसा फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलता है, ये फैसिलिटी चुनिंदा कस्टमरों को मिलता है जो बिजनेस के साथ रेगुलर बैंक के साथ क्या करते लेन देन। अभी आप जाते हो बैंक, आपको लाइन लगाना पड़ता है। कल को आप बिजनेस करोगे, आपका ट्रांजैक्शन होगा लाखों में, 25 लाख 30 लाख आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, करंट अकाउंट में, कभी कभी जीरो भी पड़ा रहेगा, तो बैंक वाले से आपका अच्छा खासा रिलेशन बन जाएगा। तो जब जाओगे तो आप लाइन में नहीं खड़े होगे, अमिताभ बच्चन की तरह बोलोगे जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहाँ लाइन शुरू होता है। मतलब सीधा जाओगे मैनेजर के कैबिन में बैठोगे, उसके साथ चाय पियोगे। तो भाई लाखों की बात कर रहे हो, करोड़ों का आपका लेन देन होता है वहाँ पर, मैनेज होता है। तो ऐसे कस्टमर लोग को बैंक का मैनेजर क्या बोलता है, भाई आपको अगर पैसे की जरूरत पड़े तो इधर उधर मत भटकना, आप हमारे अकाउंट से निकाल लेना, निकल जाएगा, बाकी अपन मैनेज कर लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट समझ में आ गया, जब एक्स्ट्रा निकाल लेते हो। क्लियर है। इसी प्रकार बच्चों और होता है शॉर्ट टर्म लोन। क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है, यानी अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण, कम समय के लिए आपने ऋण लिया है, होता है ना कई बार अपन 2-3 दिन 4 दिन के लिए ऋण ले लेते हैं या 2-3 महीने के लिए ऋण ले लेते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म लोन है, इसको बोलेंगे एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन। क्लियर है। इसी प्रकार होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मीन्स अदत्त व्यय। क्या बोलते हैं इसको? अदत्त व्यय, यानी कि अनपेड एक्सपेंसेस। एक तरह से क्या है ये? अनपेड एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो अभी तक आपने क्या किया है, पेमेंट नहीं किया। इसके बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे, अलग से करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों होता है अनएक्रूड इनकम। क्या होता है? अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम का मतलब होता है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडवांस इनकम। हिंदी में इसको कहते हैं अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय, या फिर इसको कहते हैं अग्रिम आय। मतलब एडवांस इनकम ऐसा इनकम जो आपको पहले से मिल गया है। इसकी भी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लायबिलिटीज था। तो आज आपके अकाउंटेंसी की जितनी भी थ्योरिकल बातें थी वो क्या हुई? कंप्लीट हुई। कल से अपन प्रैक्टिकल पोर्शन में एंट्री कर जाएंगे। कल से आपको प्रैक्टिकल चीज़ें हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो टेक्निकल वर्ड आप लोग को डन हुआ, ठीक है। तो अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।